हेलो गाइस, दिस इज मी महिमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 4 जो कि 20 मार्क्स का है। 1 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10th सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट है और 20 मार्क्स की है। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर करना है। ठीक है, तो आप अपनी असेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से उसे रीचेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट। रीड द पैसेज गिवन एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 6। डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। आपको बोला है जो आपको पैसेज दिया गया है इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं उन सभी के आंसर्स देने हैं। हर एक क्वेश्चन के सामने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। हर ऑप्शन के सामने एक सर्कल दिया है, उस सर्कल को आपको ध्यान से देखना है और जो भी आंसर करेक्ट है उसके सामने वाले सर्कल को फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पैसेज को। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर environment which can be used to satisfy our needs provided that it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is टर्म्ड एज रिसोर्स। ठीक है, तो आपको बोला है कि रिसोर्स होता क्या है, तो रिसोर्स की एक एक्चुअली डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे कहा गया है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी इस एनवायरनमेंट में अवेलेबल है वो सभी कहीं ना कहीं हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फाई करने के लिए हमें प्रोवाइड किए गए हैं। पर अगर सही देखा जाए तो टेक्निकली जो चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल होती हैं और कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं वही रिसोर्सेज कहलाती हैं। यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट और ऑफ नेचर एज एज्यूम बाय मैन। जैसे कि इंसान ये मानता है कि नेचर में जो भी चीज़ें प्रोवाइड की हैं वो हम इंसानों के लिए की हैं, इसलिए प्रकृति के द्वारा उपहार के रूप में हमें ये रिसोर्सेज मिले हैं, ऐसा हम मानते हैं। पर ये पूरी तरीके से सही नहीं है। दे आर नॉट, उन्होंने बोला ये पूरी तरीके से सही नहीं है। दे आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर रिसोर्सेज। तो हम इंसान जो हैं ये नेचर ने हमें ये दिया है, इसके साथ ये सच है, पर इसके साथ ये भी सच है कि हम मानव जो है, हम इंसान जो है, हम भी नेचर का ही एक पार्ट है। नेचर ने ही हमें भी बनाया है और हम जो है कहीं ना कहीं हम भी एक रिसोर्स हैं, हम खुद भी एक संसाधन हैं और हम एक ऐसा संसाधन है कि प्रकृति के दिए हुए बाकी संसाधनों को हम अपने यूज़ के लिए नए संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। इसलिए हम भी मानव भी एक मानव संसाधन है, यानी कि हम स्वयं भी संसाधन हैं। आगे देखते हैं। द ट्रांसफॉर्म ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसे ट्रांसफॉर्म करने का काम कौन करता है, हम। इनटू अ रिसोर्सेज एंड सी दैम, यूज दैम। ठीक है, तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको ट्रांसफॉर्म करके अपने यूज़ के अकॉर्डिंग नए रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने का काम हम ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं। रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इन द फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज जो है उसको कुछ तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्सेज के ओरिजिन यानी कि उसकी उत्पत्ति के आधार पर उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बायोटिक और एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्बिलिटी, और उसके बिहाव पे से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है, कम्युनिटी मतलब किसी समुदाय का अधिकार होता है, नेशनल मतलब पूरे देश का अधिकार होता है और इंटरनेशनल पूरी दुनिया का अधिकार होता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पर जिन चीज़ों को डिवाइड किया जाता है वो आते हैं पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। ठीक है, तो इस तरीके से इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये है पैटर्न्स ऑफ डिवीज़न। ये छोटा सा पैसेज था आज की असेसमेंट वर्कशीट को, जिसे हमने फिनिश कर लिया है। चलिए आज की असेसमेंट वर्कशीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, समथिंग कैन बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स इफ इट इज। किसको हम रिसोर्स कहेंगे? आज के पैसेज के अकॉर्डिंग किसको हम रिसोर्स कहेंगे?
तो हमारा हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कहता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रिसोर्सेज इज ट्रू। आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रिसोर्सेज इज ट्रू, रिसोर्सेज के बारे में क्या सही है। तो दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सही है पर पूरी तरीके से नहीं। मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिसोर्सेज विदाउट ह्यूमन इन्वेंशंस, यानी कि बिना ह्यूमन इन्वेंशन के ही प्रकृति में उपलब्ध जो भी संसाधन है वो नए संसाधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है ह्यूमन बीइंग प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू अ रिसोर्सेज, दे आर रिसोर्सेज देमसेल्फ। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध जो भी मटेरियल उसे रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं और साथ में ह्यूमन बीइंग अपने आप में भी एक रिसोर्सेज होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमंस आर नॉट रिसोर्स देमसेल्फ बट ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू अ रिसोर्सेज। तो इनके बिहाफ पे ये हमने जब देखा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है ये हमें बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, जो सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वे टू क्लासीफाई रिसोर्स। इसमें से ऐसा कौन सा तरीका है जो क्लासीफाई नहीं करता रिसोर्सेज को। तो एक्सेसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ऑनरशिप एंड ऑरिजिन, ठीक है, तो ये तीनों तो हैं। इसका मतलब क्या नहीं है, ये नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये बी ऑप्शन है और ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे देख लेते हैं, इसका बी करेक्ट है। पहले वाले का हमने देखा था डी करेक्ट है, दूसरे वाले का हमने देखा था कि सी करेक्ट है और इसका हमने देखा है कि बी करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अ कंट्री आर एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल होते हैं, तो ये है कम्युनिटी रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स या इंटरनेशनल रिसोर्स। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि नेशनल रिसोर्स। क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी, नेशनल रिसोर्स, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्या एग्जाम्पल है, वाटर, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्यूसिल फ्यूल्स, ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल का रिसोर्स है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द पब्लिक पार्क नियर योर हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके घर के पास अगर कोई पब्लिक पार्क है तो वो किसका एग्जाम्पल है, नेशनल रिसोर्स का, इंडिविजुअल रिसोर्स का, इंटरनेशनल रिसोर्स का या कम्युनिटी रिसोर्स का, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये होगा कम्युनिटी रिसोर्स का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, इसका करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ पर्टिकुलर कंट्री एन एवरेज पर्सनस इनकम इन अ स्टेट A is more than that an average person's income in a state B, but the state B has a higher literacy rate and low infant mortality rate, and the level of pollution are also much lower as compared to state A. Which of these states would you consider more developed and why? Give 2 reason for your answer, ठीक है। तो आपको बताना है, आपको बोला गया है कि स्टेट ए और स्टेट बी है और स्टेट ए की इनकम ज़्यादा है बट स्टेट बी का चाइल्ड मोरालिटी रेट जो है वो काफ़ी कम है, पॉल्यूशन लेवल भी कम है बी का, और साथ में वहाँ पर लिटरेसी रेट भी अच्छा है। तो आपको बताना है कि कौन सा दोनों में से आपके अकॉर्डिंग सही है, मोर डेवलप है और क्यों है, उसके 2 रीज़न भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है development is in the present should not compromise with the needs of the future generation. Do you agree? Give 3 argument to support your answer. आपको क्या करना है, अपनी आंसर के सपोर्ट में 3 आर्गूमेंट देने हैं कि क्यों हमें जो भी डेवलपमेंट है उसके लिए इस तरीके से करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन को किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े रिसोर्सेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन क्या है।
एंड नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एनी टू मेथड्स ऑफ द सॉइल इरोजन। आपको सॉइल कंजर्वेशन के दो मेथड बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सॉइल इरोजन है, डेफिनेशन सॉइल इरोजन की बतानी है, मेथड आपको सॉइल कंजर्वेशन की बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स फॉर कंपेयरिंग डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज विच अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट एंड व्हाई। ठीक है, तो ये हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस के आंसर्स को। पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि किसी कंट्री में स्टेट ए और स्टेट बी है। स्टेट ए की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है बट स्टेट बी की पर कैपिटा इनकम कम होने के बाद भी वहाँ की लिटरेसी रेट अच्छा है, वहाँ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है और वहाँ पर चाइल्ड मोरालिटी रेट भी कम है। ठीक है, तो आपको कंपेयर करना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है और क्यों, उसका रीज़न भी बताना है। सो आंसर इज वी विल कंसिडर स्टेट बी एज मोर डेवलप्ड बिकॉज स्टेट बी हैज़ हाई लिटरेसी रेट एज वेल एज लो लेवल ऑफ पोल्यूशन। इसकी कंसिडर्ड में दो आपको रीज़न भी बताने हैं। तो फर्स्ट रीज़न इज द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड लाइफ इज ऑलवेज पॉसिबल ओनली इन अ हेल्दी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, हेंस द स्टेट बी इज डेवलप्ड स्टेट। And second point is state B has a high literacy rate. This is an important element because if today's generation is educated then the future of the country will be secure. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है development in the present should not compromise the needs of the future generations. Do you agree? Give 3 argument to support your answer. आपको 3 argument देने अपने आंसर के सपोर्ट में। Yes, the present development should not compromise with the needs of the coming generations because number 1, everyone has equal rights on all the resources available on the earth, so we have to keep the resources safe for the future generations as well. Next point is point number 2, keeping our environment safe is our first duty which we have to fulfill ourselves because human development is possible only in a pollution free environment. And third point is development is necessary but the development done by harming the environment is a big loss, so planned development is necessary so that the environment is protected. Question number 5 है what is soil erosion? Describe any 2 methods of a soil conservation. So answer is the erosion of the upper surface of the soil by wind or water is called soil erosion. Soil conservation methods are used to protect the soil from erosion which are as follows. Number 1, afforestation. By planting more and more trees, we can prevent soil erosion because the roots of the trees and plants keep the soil tight, which does not cause soil erosion. Point number 2, planned grazing. ग्रेजिंग मतलब जो पशुओं को चराना होता है। एक्सेसिव ग्रेजिंग लूजन द सॉइल ऑन द स्लोप्स मीन्स होता है ढलान एंड द कैरिड अवे बाय द वाटर फ्लो। सॉइल इरोजन at these places can be prevented by planned grazing, यानी कि जो ढलान वाले एरिया होते हैं वहाँ पर जब पशुओं को चराया जाता है तो मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और जब बारिश होती है तो बारिश के साथ वो मिट्टी बहकर नीचे चली जाती है। अगर उन जगहों पे प्लानिंग करके नियोजित ढंग से ग्रेजिंग करवाई जाए तो वहाँ की घास नहीं ख़त्म होगी जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, describe the important attribute for comparing development in different countries which according to you is the most important attribute and why. So answer is the following bases are used to compare the development in different countries. Number 1, per capita income. Per capita income is obtained by dividing the total income of a nation. Nation means कोई country by its population. किसी भी देश की जो पूर्ण इनकम होती है उसको उस देश की मतलब आय को उस देश की जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम आ जाती है। सेकंड पॉइंट इज इन्फेंट मोरालिटी रेट। इन्फेंट मीन्स होता है शिशु मृत्यु दर। The infant mortality rate is calculated on the basis of the number of babies who die within a year for every 100 babies. ठीक है, तो every 100 babies पे within a year कितने बच्चों की डेथ हुई है इससे फाइंड आउट किया जाता है infant mortality rate. Third point is literacy rate. The percentage of a number of educated people in a nation is called literacy rate. ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कॉल्ड एवरेज एज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अबव एवरेज एज। ठीक है, जीवन प्रत्याशा यानी कि जितनी निर्धारित जीवन सीमा रखी जाती है उससे अधिक जीवन जीना जो होता है या एवरेज एज जो होती है उसको स्पेंड करना जो होता है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अस ऑल द बेसिस आर नेसेसरी इन सम फॉर्म और अदर because each basis has its own characteristic and its own standard, because we cannot call a country developed just because of high per capita income। यानी कि सिर्फ किसी भी कंट्री की हाई पर कैपिटा इनकम है तो हम उसके बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि ये कंट्री डेवलप है। ये सारे फीचर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ का अपने आप में कहीं ना कहीं अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग मानक होते हैं। तो ये है आज के हमारे सभी क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।